हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू अनदर जैम पैक्ड एपिसोड ऑफ मार्केट्स टुडे। आज हम लेकर आए हैं 3 ऐसी कहानियां जिनका इम्पैक्ट आपकी ग्रोसरी बजट से लेकर स्टॉक पोर्टफोलियो तक सब पर पड़ सकता है। पहली स्टोरी, एक फाइनेंशियल ट्विस्ट। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन यानी महंगाई गिरते गिरते 6 सालों के लोएस्ट लेवल तक आ गई है। क्या ये सस्ती सब्जियों की एक ब्लेसिंग है या फिर इकोनॉमी के लिए एक वार्निंग बेल? दूसरी, चैट जीपीटी से सवाल पूछना काफ़ी ईजी होता है ना, लेकिन पता है उसके बैकएंड पे बिजली का बिल क्या होता है? AI इज कंज्यूमिंग इनसेन अमाउंट्स ऑफ एनर्जी और इससे कुछ लिस्टेड इंडियन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। और तीसरी स्टोरी, टाटा ग्रुप का रिटेल स्टार ट्रेंड वेस्ट साइड और जूडियो जैसे ब्रांड्स के साथ इसने सेंसेक्स में एंट्री ली और लास्ट 9 दिनों में 11% जंप कर चुका है। बट इज दिस जस्ट हाइप और बैक्ड बाय सॉलिड बिजनेस फंडामेंटल्स? मई 2025 का इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से रिटेल इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर 2.82% तक गिर गया है। ये पिछले 6 सालों का सबसे लो लेवल है। और यही नहीं, नवंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक कंटिन्यूअस 7 मंथ्स तक इन्फ्लेशन नीचे ही जा रहा है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्टली ऐसा क्यों हो रहा है एंड सेकेंडली इसका असर हमारे डेली लाइफ पर, मार्केट्स पर, इकोनॉमी पर क्या पड़ने वाला है। सबसे बड़ा रीजन है फूड प्राइसेस का गिरना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, इसके कैलकुलेशन में फूड एंड बेवरेजेस का काफ़ी बड़ा प्रपोर्शन होता है। जब खाने पीने की चीज़ें सस्ती होती हैं तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स नीचे चला जाता है। मई में फूड इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर सिर्फ 0.99% था, जहां पर अप्रैल में ये 1.78% था। टमेटोज, पटेटोज, अनियंस, पल्सेस, सीरियल्स, सभी एसेंशियल चीज़ें सस्ती हुई हैं। इनफैक्ट डेटा के हिसाब से टमेटोज तो 26% तक सस्ते हुए। एक एवरेज मिडिल क्लास हाउस होल्ड के मंथली बजट पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा फ्यूल प्राइसेस भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेबल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कोई सिग्निफिकेंट स्पाइक नहीं आया है और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस भी रीसेंट मंथ्स में गिर गए हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स की कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो गई है। और क्योंकि इंडिया अपना 85% ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, ऑयल के सस्ते होने से हमें इंपोर्ट बिल में भी काफ़ी रिलीफ मिला है। एनालिस्ट्स ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो इंडिया FY26 में एनर्जी इंपोर्ट्स में 1.8 लाख करोड़ रुपीस तक सेव कर सकता है। ऑल्सो रुपी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मेजर करेंसीज के कंपैरिजन में इंडियन रुपी ने रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है और इसका बेनिफिट हुआ इंपोर्ट की कॉस्ट कम होने से। मशीनरी हो या फिर फ्यूल, सब कुछ अभी अफोर्डेबल हो गया है। यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि हर बार लो इन्फ्लेशन अच्छा सिग्नल नहीं होता। जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम होता है तो ये इस बात का इंडिकेशन भी हो सकता है कि डिमांड इकोनॉमी में वीक हो गई है। एक्सट्रीम केसेस में जब लोग खरीदना पोस्टपोन कर देते हैं, थिंकिंग प्राइसेस और नीचे जाएंगे, तब डिफ्लेशन जैसा रिस्क होता है जो किसी भी इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो सकता है। RBI ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कट किया है। फरवरी और अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आया था और जून में 50 बेसिस पॉइंट्स का। अब रेपो रेट 5.5% पर आ गया है और इसका मतलब है कि लोन्स आपको सस्ते मिलेंगे, लिक्विडिटी मार्केट में वापस आएगी और डिमांड रिवाइव होने के चांसेस स्ट्रांग बनेंगे। अब हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो लो इन्फ्लेशन बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है। जब भी कॉस्ट कम होती है तो फिर मार्जिन्स बेटर दिखाई देने लगते हैं, तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। डिविडेंड स्टॉक्स के लिए भी ये टाइम होता है शाइन करने का, क्योंकि लो इन्फ्लेशन में रियल रिटर्न्स ज़्यादा दिखते हैं। FMCG और रिटेल जैसे सेक्टर्स को भी इसका डायरेक्ट फायदा मिलता है, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होती है। ऑटो और हाउसिंग जैसे सेक्टर्स जहां पर फाइनेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां भी डिमांड में बूस्ट आता है। बैंकिंग सेक्टर भी एक्टिव हो जाता है यहाँ पर जब लोग ज़्यादा बोरो करते हैं और पैसा सर्कुलेट होने लगता है। सो एक चीज़ क्लियर है, इन्फ्लेशन का गिरना शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन ग्लोबल सिचुएशंस, क्लाइमेट इश्यूज, ट्रेड टेंशंस और जियोपॉलिटिक्स कब पिक्चर को बदल दें ये किसी को भी नहीं पता। तो सिचुएशन को क्लोजली देखना और स्मार्टर डिसीजंस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे इन्फ्लेशन तो ठंडा पड़ गया है, लेकिन एक चीज़ है जो दुनिया भर में हीट क्रिएट कर रही है और वो है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनस्टॉपेबल बूम। चलिए देखते हैं AI का एनर्जी वर्ल्ड पे क्या असर पड़ रहा है।
एआई के बूम का इम्पैक्ट अब सिर्फ सॉफ्टवेयर या एप्स तक लिमिटेड नहीं रहा, अब इसका सीधा असर दुनिया के एनर्जी सिस्टम्स पर भी पड़ा है। और ये बात अब सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं है, बल्कि रियल डेटा से कंफर्म हो चुकी हैं। 2024 में एआई, डेटा सेंटर्स और क्रिप्टो मिलाकर दुनिया भर में 460 टेरावाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर चुके हैं। ये ग्लोबली जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसका 2% है। लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि 2030 तक ये डबल भी हो सकता है, 1000 टेरावाट आवर्स से भी ऊपर, और 2035 तक ये 1300 टेरावाट आवर्स के भी ऊपर जा सकता है। मतलब जितना पावर आज पूरा का पूरा जापान यूज करता है ना, उतना सिर्फ एआई अकेले कंज्यूम करेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एआई इतना ज्यादा एनर्जी क्यों यूज करता है? सिंपल आंसर है कंप्यूटेशन। एआई मॉडल्स ट्रेन करना और उन्हें रन करना एक सुपर हैवी प्रोसेस है। ये जीपीयूज और एएसआईसीज जैसे स्पेशलाइज्ड चिप्स पे चलता है, जो एक तरफ परफॉर्मेंस तो देते हैं लेकिन एनर्जी भी काफी लेते हैं। एनवीडिया का एक जीपीयू रैक हर दिन 120 किलोवाट पर आवर कंज्यूम करता है। ये 4.5 अमेरिकन होम्स का इक्विवेलेंट है। बट इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, पॉसिबली फॉर योर स्टॉक पोर्टफोलियो। इस एनर्जी डिमांड की वजह से रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड की डिमांड भी ऊपर जा रही है। तो एक तरफ चैलेंज है मगर दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी भी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से सिर्फ पावर जनरेशन के मार्केट में एआई लेड डिमांड से $92 बिलियन का एनुअल अपॉर्चुनिटी बन रहा है। यहाँ हम डेटा सेंटर्स की बात कर लेते हैं। सो यूजर के पर्सपेक्टिव से एआई क्लाउड पे होता है, लेकिन इन रियलिटी बैकएंड में इसके लिए मैसिव डेटा सेंटर्स भी होते हैं, और डेटा सेंटर को कूलिंग, बैकअप पावर, नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी सब कुछ चाहिए होता है, जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज होती है। और इस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की ग्रोथ में सिर्फ 2 कंट्रीज यूएस और चाइना ने 80% कंट्रीब्यूट किया है। इनफैक्ट इंडिया में भी डेटा सेंटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ स्टॉक्स में काफी एक्शन हो रहा है। एनटीपीसी एआई और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन टूल्स डिप्लॉय कर रहा है। टाटा पावर ने टीसीएस के साथ मिलकर एक एआई बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है। अडानी ग्रीन के सोलर प्लांट्स में एआई की वजह से 12% तक एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। वारी एनर्जीज ने यूएस में एक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेट किया है, ताकि एआई लेड एनर्जी डिमांड का फायदा उठाया जा सके। तो एआई एक तरफ मैसिव पावर कंज्यूमर है, तो दूसरी तरफ स्मार्ट एनर्जी इनेबलर भी। अगर हमने दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस कर लिया तो एआई सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड ही नहीं, एनर्जी वर्ल्ड का भी गेम चेंजर बन सकता है। तीसरी स्टोरी में अब एक ऐसे स्टॉक की हम बात कर लेते हैं जिसका की प्राइस चार्ट भी एआई की डिमांड की तरह तेजी से ऊपर जा रहा है, और वो है टाटा ग्रुप का ट्रेंड। ट्रेंड टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी है जो कि वेस्ट साइड, ज़ूडियो और स्टार बाजार जैसे ब्रांड्स के लिए फेमस है। पास्ट 9 ट्रेडिंग सेशंस में ट्रेंड का शेयर 11% तक ऊपर जा चुका है, और सिर्फ 5 दिनों में ही 7% का जंप ले दिया है। तो ये जो रैली है वो कहाँ से आई है? सबसे बड़ा अपडेट 5 दिनों पहले आया है कि ट्रेंड को अब बीएससी के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में इंक्लूड किया गया है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। सेंसेक्स इंडिया के टॉप 30 फाइनेंशियली साउंड और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज का इंडेक्स है। जब भी किसी कंपनी को सेंसेक्स में जगह मिलती है, एंट्री मिलती है, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा इन्वेस्टर अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी ऐसे स्टॉक्स में अपना वेटेज बढ़ाना पड़ता है। ऑब्वियसली ऐसे सिनेरियो में स्टॉक प्राइस का ऊपर जाना ऑलमोस्ट नेचुरल हो जाता है। अब ये सिर्फ एक हाइप बेस्ड रैली है या कुछ फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं? चलिए थोड़ा सा डीपर जाते हैं। एनालिस्ट्स का सेंटिमेंट भी ट्रेंड को लेकर काफी बुलिश है। एज पर द एक्सपर्ट्स, ट्रेंड का वैल्यू फैशन सेगमेंट स्पेशली ज़ूडियो अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। उनका एस्टिमेट है कि FY25 से FY28 के बीच ज़ूडियो हर साल अराउंड 200 नए स्टोर्स को ओपन करेगा। दैट इज क्रेजी एक्सपेंशन प्लान। ऑल्सो कंपनी का फोकस सिर्फ एक्सपेंशन पर नहीं है, बल्कि कॉस्ट एफिशिएंसी और एडजेसेंट कैटेगरीज में एंट्री पर भी है। मॉर्गन स्टैनली ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। उनके हिसाब से ट्रेंड के नए स्टोर्स 12 से 24 महीनों के अंदर बहुत हाई थ्रूपुट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने लग जाते हैं, और ये स्केलेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ होता है।
फाइनेंशियल्स की हम बात करें तो Q4 FY25 में ट्रेंड का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 712 करोड़ से 311 करोड़ तक गिर गया, लेकिन इनका रेवेन्यू Q4 FY25 में ईयर ऑन ईयर 28% तक बढ़ा है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 में ट्रेंड का टोटल इनकम 17,353 करोड़ रुपए था, विच इज 37% अप फ्रॉम लास्ट ईयर। नेट प्रॉफिट 1,534 करोड़ रुपीस है, जो कि स्लाइटली बेटर है, अप 3.85% फ्रॉम लास्ट ईयर। तो हाँ, ट्रेंड का ओवरऑल ट्रेंड एनालिस्ट्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स के ओपिनियन में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सो दैट्स अ रैप। एक तरफ इन्फ्लेशन ने 6 साल के लो को टच करके इकोनॉमी को एक ब्रीदर दिया है, दूसरी तरफ एआई दुनिया को स्मार्टर बना रहा है, लेकिन एनर्जी बिल्स को भी स्काई रॉकेट कर रहा है। और तीसरी तरफ ट्रेंड ने अपनी रैली से रिटेल सेक्टर में सेंसेक्स लेवल स्पॉटलाइट को ग्रैब कर लिया है। आपके लिए इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही डेली मार्केट इनसाइट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स चैनल। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.